लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन एंड हाउ टू इंस्टॉल वीएस कोड। तो हम अभी हमारा पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम हमारा पहला एचटीएमएल टैग लिखने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज मतलब जिसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है जहाँ पे आपका लॉजिकल प्रोसेसिंग होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर फिक्स होता है, जैसे कि आपको हर चीज़ कहाँ चाहिए, इसीलिए इसे कहा जाता है मार्कअप लैंग्वेज। इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। आपको स्टार्ट करना होता है HTML टैग। इसे टैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट एंड राइट एंगुलर के ब्रैकेट के बीच में आपका टैग का नाम होता है। तो हमारी पहली टैग होती है HTML, और उसी टैग का एक क्लोजिंग पेयर होता है जो कि स्लैश से स्टार्ट होता है। ओपनिंग ब्रैकेट स्लैश HTML एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा है। सो लेट अस राइट दिस इनटू योर VS कोड। तो VS कोड को कैसे यूज़ करना है वो पहले हम देखते हैं। तो मैंने इंस्टॉल किया था VS कोड, मैं उसे ओपन कर रहा हूँ। ओपन होने के बाद आपको एक वेलकम स्क्रीन मिलेगी। अगर आपको ये स्क्रीन नहीं चाहिए, हर बार ये ओपन हो रही है, तो यहाँ पे बॉटम में देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन है शो वेलकम पेज ऑन स्टार्टअप। अगर ये चेक है तो इसे अनचेक कर दीजिए और इस टैब को क्लोज कर दीजिए। फिर हमें हमारा पहला प्रोजेक्ट बनाना है, पहला पेज बनाना है। तो मुझे एक फ़ोल्डर की ज़रूरत होगी। उस फ़ोल्डर के अंदर मैं मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूंगा। अभी हम HTML पे काम कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि मेरा प्रोजेक्ट किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे होना चाहिए। आप कहीं पे भी आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, और उस प्रोजेक्ट के अंदर या फिर उस फोल्डर के अंदर आप आपकी फ़ाइल क्रिएट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि मैं डेस्कटॉप पे, हमारे डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके मैंने एक न्यू फ़ोल्डर बनाया और उस फ़ोल्डर को नाम दिया माय प्रोजेक्ट। अब ये जो फ़ोल्डर बना है, इस फ़ोल्डर के अंदर मुझे मेरी HTML की फ़ाइल स्टोर करनी है। तो वापस आप आपका VS कोड ओपन कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, वहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर को ओपन कीजिए। फिर आपको जाना है ओपन फ़ोल्डर के ऊपर। जो फ़ोल्डर अभी आपने बनाया था आपके डेस्कटॉप पे, जिसे आपने नाम दिया था माय प्रोजेक्ट, उसे सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। तो आपने जो फ़ोल्डर सिलेक्ट किया वो फ़ोल्डर यहाँ पे एक्सप्लोरर के अंदर ओपन होगा, और इसके अंदर हमने अभी तक कोई भी फाइल नहीं बनाई, इसीलिए ये खाली दिख रहा है। नाउ वी वांट टू क्रिएट वन फाइल अंडर दिस फोल्डर माय प्रोजेक्ट। यू कैन सी, इफ यू कीप योर कर्सर ऑन दिस फोल्डर नेम दैट इज माय प्रोजेक्ट, उसके सामने एक आइकन आ रहा है, और आप अगर उसके ऊपर माउस रखते हो, कर्सर रखते हो, तो आपको वो हिंट दे रहा है कि दिस इज एन आइकॉन फॉर न्यू फाइल। सो आई विल क्लिक ऑन दैट आइकॉन, एंड नाउ इट इज आस्किंग फॉर यू द नेम ऑफ दैट फाइल। जो आपको फाइल क्रिएट करनी है उसे एक नाम देना पड़ेगा। तो जनरली हम जो हमारी पहली फाइल होती है या फिर हमारा होम पेज होता है, उस पेज को हम नाम देते हैं इंडेक्स। तो मैं भी यहाँ पे मेरे पेज को नाम दे रहा हूँ इंडेक्स। आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन ये मेरा पहला पेज है इसलिए मैं इसे नाम दे रहा हूँ इंडेक्स। और आपको हर फाइल का एक्सटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अगर म्यूज़िक फाइल की बात करते हैं तो आप .mp3 फाइल सुनते हो। आप अगर इमेज ओपन कर रहे हो तो आप .jpg लिखते हो। इसी टाइप में अगर मैं HTML का पेज बना रहा हूँ, तो मैंने एक पेज को नाम दिया है इंडेक्स डॉट, एंड देन यू हैव टू राइट द एक्सटेंशन ऑफ दैट फाइल दैट इज HTML, और एंटर कर दीजिए। फिर आपको एक फाइल मिल गई जिसका नाम है HTML, index.html। फिर हमें कोड लिखना है, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमारी टैग शुरू होती है एंगुलर ब्रैकेट्स HTML के साथ, और क्लोजिंग टैग शुरू होती है /HTML के साथ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगुलर ब्रैकेट HTML और क्लोज कर दीजिए। तो देखो VS कोड ने ऑटोमेटिकली आपको क्लोजिंग टैग दे दिया, आपको पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके और भी शॉर्टकट तरीके हैं, लेकिन हम आगे चल के देखेंगे उन शॉर्टकट को कैसे यूज़ करना है। लेकिन अभी हम बिगिनर है, तो हम स्टार्टिंग से ही पूरा कोड लिखने की कोशिश करेंगे। सो वी हैव स्टार्टेड विथ द HTML टैग एंड क्लोज द HTML टैग ऑन द लाइन नंबर 3, and when I entered, automatically my cursor is little bit inside the HTML tag at line number 2। आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा स्पेस है और फिर मेरा कर्सर वो ब्लिंक कर रहा है।
मतलब ऑटोमेटिकली मैं जो भी कंटेंट लिखूंगा वो HTML टैग के अंदर लिखा जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द HTML पेज। अगर आप इस प्रेजेंटेशन को ठीक से देख रहे हैं तो देखो सबसे बाहर जो मेरी टैग शुरू हो गई है वो है HTML टैग, और उसी HTML टैग को मैंने सबसे बॉटम में क्लिक किया है विथ स्लैश। मतलब ये हमारी सबसे आउटर टैग होगी जो पूरे पेज का डिजाइन एनक्लोज करने वाली है। फिर एक HTML टैग को दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। पहला सेक्शन होता है हेड टैग। तो हेड टैग HTML के अंदर है और हेड टैग क्लोज भी हो गई है। और फिर हेड टैग के अंदर होता है टाइटल टैग। अभी इनका यूज क्या है हम डिस्कस कर लेंगे। फिर हेड के बाहर देखिए एक बॉडी नाम का भी टैग है जो कि क्लोज हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर में मेंशन किया, अगर आप टाइटल के अंदर कुछ लिखते हो तो वो आपके वेब पेज का टाइटल होता है। अगर आप कोई टेक्स्ट बॉडी के अंदर लिखते हो तो वो आपके वेब पेज के कंटेंट का टाइटल होता है। तो इसका मतलब क्या है हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली। तो हमने ऑलरेडी HTML टैग लिखी है और HTML के बाद हमें लिखना होता है हेड टैग। यूज ऑफ द हेडर टैग इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ योर वेब पेज। मतलब हमारा जो वेब पेज है वो किस चीज़ के लिए बना बना है और उसके क्या कीवर्ड्स है, गूगल में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है तो किसने क्या सर्च किया तो मेरा वेब पेज आना चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम हेड टैग के थ्रू देते हैं। तो हमें लिखना होता है एंगुलर ब्रैकेट हेड और क्लोजिंग हेड टैग। फिर हमें हेड के अंदर हमने लिखा था टाइटल अगेन क्लोजिंग टैग। फिर हमने कहा था कि टाइटल टैग के अंदर आपको कुछ लिखना होता है दैट बिकम्स योर वेब पेज टाइटल। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि माई फर्स्ट पेज। हम इतना सेव करते हैं और फिर इसका आउटपुट क्या आता है देखते हैं। तो इसे रन कैसे करना है, इसका आउटपुट कहाँ देखना है। अगर हम वेब पेज बना रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे ये जो पेज है कहाँ देखना चाहिए, ब्राउज़र के ऊपर, क्योंकि हम वेब पेज बना रहे हैं। तो हमने जो फ़ोल्डर बनाया था उस फ़ोल्डर के अंदर हम चले जाते हैं माय प्रोजेक्ट, और उसके अंदर आप देखोगे तो एक फ़ाइल है जिसका नाम है index.html। इस फाइल को हम किसी ब्राउज़र पे ओपन कर सकते हैं। तो राइट क्लिक कीजिए, ओपन विथ आपका जो भी फेवरेट ब्राउज़र होगा उस ब्राउज़र पे उस फाइल को ओपन कीजिए। और आप देख सकते हो कि मेरे स्क्रीन पे एक वाइट पेज ओपन हुआ है ब्राउज़र के अंदर, लेकिन आउटपुट में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो मैंने यहाँ पे लिखा माय फर्स्ट पेज वो कहाँ कहाँ दिखना चाहिए। तो आप अगर ठीक से ऑब्जर्व करोगे आपके पेज को तो एट द टॉप जो ये मेरी टैब ओपन हुई है इस टैब के अंदर जो टाइटल आ रहा है वो है माय फर्स्ट पेज। मतलब पेज का अंदर वाला कंटेंट अभी तक नहीं लिखा है हम लोगों ने। हमने जो लिखा है वो हेडर टैग के अंदर, टाइटल टैग के अंदर जो लिखा है वो मेरे पेज का टाइटल है। अगर मैं वो रिमूव कर देता हूँ तो हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। मैंने उसे रिमूव कर दिया, मैंने सेव किया, हम वापस ब्राउज़र पे गए और रीलोड कर दिया। तो देखो यहाँ पे डायरेक्टली मेरे पेज का जो नाम हम लोगों ने सेव किया था वही वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, दैट इज़ index.html। इसीलिए हम अगर कोई पेज को टाइटल देना चाहते हैं तो हमें लिखना होता है हेड टैग के अंदर टाइटल टैग, और टाइटल टैग के अंदर आपको आपका जो भी पेज लिखना है वो मैसेज। तो मैंने लिख दिया सपोज वेलकम पेज और फर्स्ट पेज। सेव कर दीजिए, रीलोड कीजिए और यहाँ पे चेक कर दीजिए कि आपका जो पेज का टाइटल है जो आपने टाइटल टैग के अंदर लिखा वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, आफ्टर द हेड टैग वी आर राइटिंग अ बॉडी टैग। जहाँ पे हेड टैग क्लोज हो रही है उसके बाद हम लोगों ने बॉडी टैग स्टार्ट की थी। सो लेटेस्ट ट्राई। तो देखो मेरा हेड टैग क्लोज कहा हुआ लाइन नंबर 6 के ऊपर। तो मैं अभी उसके बाद मेरी बॉडी टैग को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग हम कैसे लिखते हैं, एंगुलर ओपनिंग ब्रैकेट देन बॉडी, उसे क्लोज कीजिए और बॉडी के साथ आपको मिलेगा क्लोजिंग टैग। लाइन नंबर 7 पे बॉडी स्टार्ट हुई और लाइन नंबर 9 पे मेरी बॉडी क्लोज हो गई। अभी ये मेरे बॉडी है। बॉडी मतलब आपका पेज का कंटेंट। अगर मैं वहाँ पे कुछ लिख देता हूँ जैसे कि मैंने लिख दिया दिस इज माय वेब पेज कंटेंट,
मैंने इसे सेव किया, वापस हम लोग ब्राउज़र पे आए और मैंने पेज को रीलोड कर दिया। तो आप देख सकते हो जो जो कंटेंट मैंने बॉडी के अंदर लिखा था वही कंटेंट यहाँ पे वेब पेज के अंदर दिख रहा है। मैंने इसे थोड़ा सा जूम कर लिया आपको दिखने के लिए और चेक कर सकते हैं कि हमें हमारा आउटपुट हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है, मतलब वी हैव सक्सेसफुली रिटर्न कंटेंट फॉर द वेब पेज। तो ये बहुत ही सिंपल था कि हमने जो भी लिखा है वो हमारा आउटपुट हमारे सामने है। मुझे तो बहुत खुशी है, आप भी ट्राई करो, आपको भी खुशी मिलेगी। सो लेट अस ट्राई विथ सम नेक्स्ट टैग। तो बेसिक स्ट्रक्चर हमने जान लिया है। पहले हमें HTML टैग लिखना होता है जो सबको इंक्लोज करेगा, फिर हेड टैग के अंदर टाइटल, और हमें एक पेज का टाइटल देना है। फिर हेड के बाद हमें लिखनी है बॉडी, और बॉडी के अंदर हमने जो भी कंटेंट लिखा वो हमारे वेब पेज का कंटेंट होगा। लेकिन हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो अलग अलग टाइप का कंटेंट वहाँ पे होता है। जैसे कि कोई पैराग्राफ होता है, कोई टेक्स्ट मुझे बड़े फॉन्ट में दिखता है, कोई छोटे फॉन्ट में दिखता है, तो अलग अलग टाइप्स के टैग है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज टैग्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर HTML पेज। तो यहाँ पे कुछ नई चीज़ें आपको दिखने को मिल रही है कि जैसे कि सबसे पहली लाइन देखिए, वहाँ पे लिखा है एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड डॉक टाइप HTML। अभी हमने वो देखा नहीं है, हमने बेसिक HTML टैग लिखी है। लेकिन हमारा जो HTML टैग होता है बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है वेब पेज के लिए या फिर ब्राउज़र के लिए। हम जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ EN, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ द HTML। देन हेड टैग हमने अभी देखा है, और मेटा टैग। मेटा टैग क्या होता है मैं इस वीडियो के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी के लिए आपको इसे जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने टाइटल टैग को देखा है कि टाइटल का पेज हमें ऊपर टैब में दिख रहा था और कंटेंट हमें हमारा बॉडी के अंदर दिख रहा था। फिर देखते हैं कि हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स के 6 टाइप्स है। H1 से लेके H6 तक अलग अलग टैग का अलग अलग आउटपुट आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया, देखो अगर कोई कोई कंटेंट आप H1 टैग के अंदर लिखते हो तो वो एक बड़े फॉन्ट में आपके सामने आ रहा है। अगर वही मैं H2 टैग के अंदर कुछ मेंशन कर रहा हूँ तो वो थोड़ा छोटा हो जा रहा है H1 के कंपेयर में। तो इसे हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि जो हमारी बॉडी टैग थी उसके अंदर अगर मैं कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने मेरा जो कंटेंट था वो रिमूव कर दिया और बॉडी के अंदर मैं लिख रहा हूँ H1 स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हेडिंग 1। आप सेव कर दीजिए, आप आपके ब्राउज़र पे जाइए और आउटपुट देखिए तो आपका हेडिंग 1 बहुत बड़े फॉन्ट में आ रहा है। अगर ऐसा ही मुझे कुछ हेडिंग चाहिए लेकिन थोड़ा फॉन्ट छोटा चाहिए तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं H2 नाम का टैग, H2। और आप देख सकते हैं स्टार्टिंग और क्लोजिंग के बीच में हम जो लिख रहे हैं उसके लिए उस टैग का इफेक्ट हमें दिखने को मिल रहा है। सो इट इज हेडिंग 2। So let's save it. Again, we'll check our output and reload it. So you can see it's a heading 2 which is smaller than the H1. ऐसा हम कब तक कर सकते हैं? H6 तक। तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ 6 टाइम्स। I'll change the tag to H3, H3, sorry, H4, H5, H6. Same here, H3, H4, H5 and H6. H3, H4, H5 एंड H6। तो हमने 6 टैग्स को लिखा है। हम आउटपुट में चेक करते तो देख सकते हो H1 सबसे बड़ा है और H6 सबसे छोटा है। तो जब भी हमें वेब पेज के अंदर अगर कोई हेडिंग लिखनी है तो हम H1 से लेके H6 तक के अलग अलग टैग का यूज़ कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पैराग्राफ। तो हमारे वेब पेज में बहुत बार हम लोगों को पैराग्राफ भी लगता है। तो पैराग्राफ का मतलब है एक बड़ा सा पैराग्राफ जहाँ जहाँ पे मल्टीपल वर्ड्स का कलेक्शन होगा। तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने लिखा है पी स्टार्टिंग टैग। पैराग्राफ का जो टैग होता है वो पी टैग होता है, और यहाँ पे देखिए पी टैग को हमने क्लोज कर दिया और उसके अंदर हमने कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख दिया है, और जिसका आउटपुट मुझे यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि जो एक पैराग्राफ है 4 लाइन का। फिर हमने एक दूसरा पैराग्राफ लिया है पी टैग के अंदर और फिर से कुछ रैंडम टेक्स्ट डाला है और उसका भी हमें पैराग्राफ मिल रहा है। लेकिन मैंने 2 अलग अलग पैराग्राफ टैग यूज़ क्यों किए हैं?
वो आपको समझने के लिए कि अगर आप आउटपुट देख पाते हो तो यहाँ पे देखिए, अगर मेरा पहला पैराग्राफ क्लोज होता है, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो दो पैराग्राफ के बीच में एक छोटा सा गैप आ रहा है। सो लेट अस ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। तो यहाँ पे H1 टैग के बाद हम लोग एक हॉरिजेंटल लाइन खींचना चाहेंगे, तो हॉरिजेंटल लाइन के लिए हम लिखेंगे HR। नाउ HR इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग फॉर हॉरिजेंटल लाइन। इसे हम क्लोजिंग HR नहीं लिख सकते, या फिर मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, आप सिंपल HR भी लिख सकते हो या फिर HR स्लैश लिख सकते हो। इसका मतलब है ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इसे हम सेव करते हैं और आउटपुट चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक कंप्लीट हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पेज के ऊपर आ गई है, जो पूरे पेज का एक सेक्शन बना रही है। मैंने ये इसलिए यूज़ किया कि मुझे हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाना था टॉपिक वाइज। तो HR टैग के बाद हम लोग पैराग्राफ यूज़ करेंगे, तो आपको लिखना है एंगुलर ब्रैकेट P एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। अगर आपको ऐसे लिखने में बहुत टाइम लग रहा है या फिर आपको हर बार ब्रैकेट नहीं लिखना है, तो VS कोड आपकी हेल्प कर देगा। आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा P टैग, P को एंटर कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग मिल जाएगा। अभी इस पैराग्राफ के अंदर मुझे कुछ लाइंस लिखने पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल। अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखते हो, इसे सेव कीजिए, आप ब्राउज़र पे जाके वापस रीलोड कीजिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो लाइन टाइप की है वो एज अ पैराग्राफ प्रिंट हो गई है। लेकिन ये बहुत ही छोटा टेक्स्ट है, तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक यूज ऑफ द पैराग्राफ टैग। तो मुझे कुछ और रैंडम टेक्स्ट भी रहा, तो या फिर आप कहीं आपके पास कुछ टेक्स्ट होगा तो कॉपी पेस्ट करके उस टेक्स्ट को यहाँ पे यूज़ कर दीजिए, या फिर VS कोड ने आपके लिए एक शॉर्टकट रखा है, आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा लॉरेम, आपको लिखना होता है लॉरेम और नंबर ऑफ वर्ड्स, जैसे कि मुझे 150 वर्ड्स चाहिए रैंडम। देखो मैं विदाउट स्पेस लिख रहा हूँ लॉरेम 150, फिर आपको जो सजेशन मिल रहा है उसे एंटर कीजिए और आप देख सकते हो कि मुझे रैंडमली 150 कैरेक्टर्स मिल गए पैराग्राफ के अंदर। तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ, वापस हम लोग जा रहे हैं और हम रीलोड करके देख रहे हैं, तो मुझे एक 150 कैरेक्टर्स का वर्ड्स का एक पैराग्राफ मिल रहा है। तो ये मेरा पहला पैराग्राफ है। फिर मुझे और एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, जहाँ पे मेरा पैराग्राफ क्लोज हुआ था लाइन नंबर 20 पे, मैं उसके बाद और एक पैराग्राफ लेना चाहता हूँ, तो मैं वापस P स्टार्टिंग टैग एंड P क्लोजिंग टैग लिख रहा हूँ और उसके अंदर हम लिखेंगे लॉरेम 150। मतलब मुझे एक रैंडम टेक्स्ट चाहिए। आप कहीं से कॉपी भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम डेमो देख रहे हैं तो हम रैंडम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे मेरे पास अभी दो पैराग्राफ है 150 कैरेक्टर्स के। पेज को रीलोड कीजिए और चेक कीजिए, यहाँ पे देखो जो मैंने सिलेक्ट किया है वो आपका पहला पैराग्राफ है और जो मैंने अभी सिलेक्ट किया वो है मेरा सेकंड पैराग्राफ। और ये दो अलग अलग पैराग्राफ टैग में लिखे हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच में आता है गैप। होप दैट all of you are understanding it. तो नेक्स्ट टैग हम देखना चाहते हैं ब्रेक टैग। ब्रेक टैग का यूज होता है आपका कंटेंट उस लाइन से ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे भेज देना है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि मेरे पास दो पैराग्राफ है और सेकंड पैराग्राफ के अंदर मैंने एक वर्ड के बाद में BR नाम का टैग लिखा है, जो कि सेल्फ क्लोजिंग है। इसे क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं है, एक खुद एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। लेकिन जैसे आप उसका आउटपुट कंपेयर करोगे राइट हैंड साइड में, तो जैसे मैंने यहाँ पे एरो दिया है, आप देख सकते हो BR टैग के बाद जो भी कंटेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, लेकिन वो उसी पैराग्राफ के अंदर है। जैसे कि दो पैराग्राफ के अंदर कुछ डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन हो रहा था, वैसा डिस्टेंस नेक्स्ट लाइन के और पैराग्राफ के अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है आगे का कंटेंट BR टैग के आगे का कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे चला गया, लेकिन उसी पैराग्राफ के अंदर। So let us try this. So now you can see that we have a two paragraphs and we want to use a break tag in somewhere in between the next
paragraph. So let us try. This is my second paragraph. तो हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे, जैसे कि अगर ये वर्ड मैं ढूंढ लेता हूँ डॉलरिस, इस वर्ड के बाद मुझे ब्रेक टैग यूज़ करनी है। तो हमारे कोड के अंदर हम लोग ढूंढते हैं वो वर्ड मैंने कहाँ लिखा है। तो देखिए यहाँ पे वो वर्ड है, इस वर्ड के बाद मुझे लिखना है ब्रेक टैग। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया BR टैग। देखिए ये एक सिंपल सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जैसे हमने HR टैग यूज़ की थी। तो BR टैग यूज़ करते ही आप सेव कीजिए और आपका आउटपुट रीलोड कीजिए और जो मैंने वर्ड सिलेक्ट किया है इस वर्ड को ऑब्जर्व कीजिए। देखिए मैंने जहाँ पे BR टैग यूज़ की थी डोलेरिस वर्ड के बाद, मतलब यहाँ पे उस वर्ड के बाद जो भी लाइन है वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चली गई और वो उसी पैराग्राफ के अंदर है। क्योंकि अगर ये नए पैराग्राफ में चली जाती तो यहाँ पे गैप क्रिएट होता, लेकिन मुझे गैप नहीं चाहिए था, सिर्फ लाइन को ब्रेक करना था। तो जब भी मुझे कोई लाइन को नेक्स्ट लाइन पे भेज देना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं ब्रेक टैग। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेटिंग टैग्स। मतलब हमें अलग अलग टाइप के फॉर्मेटिंग की ज़रूरत होती है वेबसाइट डिज़ाइन करते टाइम। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग टैग है बी टैग। तो आप लोग आउटपुट में देख सकते हो कि जो मैंने बी टैग के अंदर लिखा है उस टैग को यूज़ करने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है। फिर हम लोगों ने सेकेंड एग्जाम्पल में देखा है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करते हो, स्ट्रॉन्ग टैग स्टार्टिंग एंड स्ट्रॉन्ग टैग क्लोजिंग, इसके अंदर हमने जो भी कंटेंट लिखा है वो आ जाता है बोल्ड में। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बी टैग भी कंटेंट को बोल्ड कर रहा है और स्ट्रॉन्ग टैग भी कंटेंट को बोल्ड कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हमारा कंटेंट हम स्ट्रांगली रेकमेंड करना चाहते हैं किसी भी सर्च इंजन के लिए तो हमें यूज़ करना चाहिए स्ट्रॉन्ग टैग। अगर सिर्फ हम कंटेंट को बोल्ड टाइप में दिखाना चाहते हैं, उसके ऊपर हमारा सर्च इंजन से कुछ कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं, तो आप सिंपली यूज़ कर सकते हो बी टैग। तो इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। तो अभी जो हमने कोड लिखा है उसके बाद फॉर्मेटिंग टैग का सेक्शन अलग करने के लिए मैं वापस HR टैग यूज़ कर रहा हूँ। फिर मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, देखिए। और इसके बाद हम नया पैराग्राफ क्रिएट करेंगे और हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स को यूज़ कर देंगे। तो मैंने एक नया पैराग्राफ टैग लिख दिया। वापस मैंने एक लॉरेम 150 कैरेक्टर्स का पैराग्राफ ले लिया है और इस पैराग्राफ में मुझे लिखना था बी टैग और द स्ट्रॉन्ग टैग। तो देखिए आपको जो भी वर्ड्स बोल्ड करने हैं उसे एंक्लोज करना होगा बी टैग या फिर स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ से लेके मुझे इस वर्ड का जो भी मेरा सिलेक्टेड सेक्शन है मुझे चाहिए बोल्ड टैग में। तो बोल्ड टैग स्टार्ट विद बी और ये जो क्लोजिंग टैग है मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए बी टैग यहाँ स्टार्ट हुआ, पैराग्राफ के अंदर आप लोग हो और उस पैराग्राफ के अंदर भी आपने लिखा है बी टैग स्टार्टिंग एंड बी टैग क्लोजिंग। मतलब इन दो टैग के बीच में जितना भी कंटेंट है वो हो जाएगा बोल्ड। सेव कीजिए और आपका आउटपुट चेक कीजिए। तो आप देख सकते हो मेरा एक नया पैराग्राफ आया और उस पैराग्राफ के अंदर एक लाइन है जो मैंने बी टैग के अंदर एंक्लोज की, वो हो रही है बोल्ड। तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको जो भी टेक्स्ट बोल्ड चाहिए वो सिर्फ एक टैग में इंक्लोज करना है। तो बी के जगह पे अगर हम स्ट्रॉन्ग लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग, और क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग अगर हम लिख देते हैं तो जो भी टेक्स्ट हमने उसे उसके अंदर इंक्लोज किया वो एज अ बोल्ड ही हमें दिखाई देगा। तो आई रिकमेंड यू दैट यू शुड गो फॉर द स्ट्रॉन्ग टैग। नेक्स्ट इज अंडरलाइन द टेक्स्ट। अगर मुझे कोई टेक्स्ट अंडरलाइन करना है तो देखिए मैंने यू टैग यूज किया जिसका आउटपुट इस टाइप का दिखेगा। सो लेट्स से ये जो हमारा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के पहले जो 3 वर्ड्स है इन्हें मुझे अंडरलाइन करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, आपको वापस आपके कोड में जाना है। ये जो पैराग्राफ के पहले 3 वर्ड्स है इनको यू टैग के अंदर एनक्लोज कर दो। तो मैंने लिख दिया यू टैग और ये जो क्लोजिंग यू टैग है मैं इसे तीसरे वर्ड के बाद पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो देखो ये मेरा क्लोजिंग टैग है और ये मेरा स्टार्टिंग टैग है। इसके अंदर आपने 3 वर्ड्स को एनक्लोज कर दिया। आप इसे सेव कर दीजिए
और आउटपुट पे जाके रीलोड करके चेक कर दीजिए। देखिए मैं इसे थोड़ा जूम कर रहा हूँ, तो आपने जो भी यू टैग के अंदर एंक्लोज किया था वो वर्ड्स ऑटोमेटिकली अंडरलाइन हो गए हैं। तो आपको जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं उसे एंक्लोज करना होता है यू टैग के अंदर। फिर आता है इटैलिक टैग। मतलब कभी मुझे टेक्स्ट को थोड़ा इटैलिक फॉर्मेट में दिखाना होता है, थोड़ा सा स्लांट, थोड़ा सा झुका हुआ मुझे दिखाना होता है। आप देख सकते हो जो कंटेंट मैंने आई टैग के अंदर यूज एंक्लोज किया है वो थोड़ा मुझे इटैलिक फॉर्मेट में दिख रहा है। तो एक तो आप आई टैग यूज कर सकते हो या फिर ई एम टैग यूज कर सकते हो, जैसे कि सेम यूज है आई और ई एम टैग का। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ई एम टैग यूज कर दीजिए, ये एम्फेसाइज करेगा आपके टेक्स्ट को सर्च इंजन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए अगर हमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि मैं कोई रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे एक ई एम टैग लिख दे रहा हूँ और ये जो क्लोजिंग ई एम टैग है ये कहीं और लिख देता हूँ। तो देखो मैंने जितने भी वर्ड्स ईएम टैग के अंदर एंक्लोज किए होंगे वो थोड़े इटैलिक टाइप में हमें आउटपुट में दिखेंगे। तो मैंने इसे सेव कर दिया, रीलोड कर दिया और चेक कीजिए जो भी कंटेंट हमने, मैं इसे थोड़ा जूम कर रहा हूँ, जो भी कंटेंट मैंने ईएम टैग के अंदर लिखे थे वो सारे इटैलिक फॉन्ट्स में दिख रहे हैं। तो जब भी आपको कुछ टेक्स्ट इटैलिक फॉर्म में लिखना है तो आपको यूज करना है ईएम टैग। फिर आपको चाहिए हाइलाइटेड टेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा जो टेक्स्ट था मैंने मार्क नाम के टैग के अंदर अगर एंक्लोज कर दिया तो मेरा जो टेक्स्ट है वो येलो कलर से हाईलाइट हो जाता है। तो आप लोग कोई टेक्स्ट अगर हाईलाइट करना चाहते हो तो आप आपके कोड में जाइए और मैं देखिए मैं जो कुछ वर्ड, जैसे कि मैं एक वर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज टेम्पोर एंड दिस वर्ड आई वांट टू मेक द हाईलाइट, सो आई विल स्टार्ट विद द मार्क टैग स्टार्टिंग, और ये जो क्लोजिंग टैग है इसके अंदर टेम्पोर नाम के वर्ड को एंक्लोज कर दिया। तो स्टार्टिंग टैग एंड दिस इज योर क्लोजिंग टैग, उसके अंदर हमने टेम्पोर वर्ड को यूज कर दिया। सेव करो, रीलोड करो और चेक करो, आपके आउटपुट में आपको दिख रहा है कि टेम्पोर वर्ड ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी हाईलाइट द टेक्स्ट फ्रॉम द पैराग्राफ। नेक्स्ट, फिर हम लोग यूज करते हैं DEL टैग। DEL टैग यूज करना होता है अगर आपको टेक्स्ट डिलीटेड फॉर्मेट में दिखाना है। तो जनरली हम फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे या अमेजोन पे देख लेते हैं कि एक प्राइस होती है 3000 रुपीज़, उसे स्क्रैच किया जाता है और साइड में लिखा जाता है डिस्काउंटेड प्राइस लाइक सपोज 2000 रुपीज़। तो वो जो स्क्रैच वाला पार्ट है वो यूज़ करते हैं हम DEL टैग के अंदर। तो हम देखना चाहते हैं कि जैसे अगर मेरा कोई वर्ड है उस वर्ड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक वर्ड हाईलाइट किया है या फिर एक आखिरी लाइन हम लोग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे DEL डिलीट टैग, और जो क्लोजिंग टैग है मैं सबसे एंड में डाल दे रहा हूँ। तो इसके अंदर जितने भी वर्ड्स हमने सिलेक्ट किए हैं वो सारे वर्ड डिलीटेड फॉर्मेट में हम लोगों को दिखने वाले। तो मैंने इसे सेव कर दिया, हम ब्राउज़र पे आ गए, हमने इसे रीलोड कर दिया और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे वो सारे वर्ड्स स्क्रैच हो चुके हैं। सो दिस इज हाउ वी फॉर्मेट आवर टेक्स्ट। तो इस तरह से हम लोग हमारे फॉर्मेटिंग टास्क को यूज़ करेंगे हमारे कंटेंट को डेकोरेट करने के लिए। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है फॉर्मेटिंग टैग का, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। बहुत बार हम लोगों को सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है स्क्रीन पे, अगर मुझे कुछ इक्वेशन बनाने हैं तो उन इक्वेशंस के लिए हम लोगों को चाहिए सुपरस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट के लिए भी मुझे चाहिए सबस्क्रिप्ट। तो पहले वाले एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने लिखा है नॉर्मल टेक्स्ट और एक SUP नाम का टैग यूज़ किया है और जिसके अंदर लिखा है सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट, और सुपरस्क्रिप्टेड टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो आप आउटपुट में देख सकते हो कि मेरा जो नॉर्मल टेक्स्ट था पैराग्राफ का वो नॉर्मल है और सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट जो था वो थोड़ा छोटा होके उसके टॉप में चला गया। तो सेम वे अगर मुझे कुछ इक्वेशन लिखना था, जैसे कि 3x³ + 6x² + 7x
प्लस 2, तो आप देख लीजिए मैंने वो सारा इक्वेशन पैराग्राफ के अंदर लिखा था 3x, और सुप टैग के अंदर sup टैग के अंदर मैंने 3 लिख दिया, तो वो x के टॉप पे चला गया। सो दैट इज द यूज ऑफ सुपरस्क्रिप्ट टैग। सेम अगर हम सबस्क्रिप्ट टैग की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक नॉर्मल पैराग्राफ लिखा है, नॉर्मल टेक्स्ट, फिर आपने यूज किया सब नाम का एक टैग जिसके अंदर आपने लिखा है सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट के बॉटम में हमें आउटपुट में दिखाई दे रहा है। फिर सेम अगर मैं लिख देता हूँ लॉग सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट 10 एंड 30, तो मुझे आउटपुट किस इस तरह से दिखेगा जहाँ पे 10 मेरा लॉग के बेस में दिखाई दे रहा है। सो लेट अस ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस। तो हमारे पैराग्राफ के बाद हम और एक हॉरिजेंटल लाइन लिखेंगे और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज देखने का ट्राई कर देंगे। तो मैंने लिख दिया HR टैग। HR टैग के बाद मुझे लिखना था P टैग। P टैग के अंदर मुझे एक इक्वेशन लिखना था, तो मेरा इक्वेशन था 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। आप कुछ भी ले सकते हो। इसका आउटपुट हम पहले चेक कर लेते हैं, तो मैंने वापस ब्राउज़र पे गए, हम लोग रीलोड कर दिए। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो देख सकते हैं कि एक नॉर्मल पैराग्राफ टेक्स्ट है। आप 3x क्यूब या 9x स्क्वायर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम लोगों को यूज़ करना होता है सुपरस्क्रिप्ट। तो 3x क्यूब, तो ये जो सिलेक्टेड 3 है ये मुझे सुपरस्क्रिप्ट करना था, तो मुझे लिखनी है SUP, दैट इज सुपरस्क्रिप्ट टैग, और ये जो क्लोजिंग टैग है इसके बाद 3 लिखना है और फिर मुझे लिखना है क्लोजिंग टैग। सेम 9x स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा सुपरस्क्रिप्ट, और ये जो क्लोजिंग टैग है वो लिखनी होती है 2 के बाद। सेव कीजिए और आपके ब्राउज़र पे जाके आउटपुट को रीलोड कर दीजिए और आप देख लीजिए 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, आपका इक्वेशन प्रॉपरली मैथमेटिकल फॉर्मेट में दिख रहा है। फिर देखते हैं हम लोग सबस्क्रिप्ट। तो मैं और एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, उस पैराग्राफ के अंदर मुझे लिखना था log टू द बेस 10 ऑफ 40। सेव कीजिए, वापस आउटपुट को रीलोड कीजिए और चेक कर दीजिए, तो log 10 40, तो ये 10 मुझे log के बेस में चाहिए। तो बेस में लिखने के लिए मुझे यूज करना होता है सबस्क्रिप्ट, तो SUB, और अब उसका जो क्लोजिंग टैग है वो 10 के बाद में लिखना है। सेव कीजिए, रीलोड कीजिए और चेक कीजिए, 10 log टू द बेस 10 एंड 40। दिस इज हाउ वी यूज द सबस्क्रिप्ट टैग एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग। Then our next topic is link, that is called as anchor tag। मतलब हमें कभी भी किसी वेबसाइट के लिए एक पेज नहीं मिलता है, वहाँ पे बहुत सारे पेज होते हैं, और आप देखते हो कि अगर हम कहीं क्लिक कर देते तो हम कहीं और चले जाते हैं। तो वो जो क्लिक वाला पार्ट है, जो लिंक वाला पार्ट होता है, वो क्रिएट करने के लिए हमें यूज़ करना होता है एंकर टैग। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख लीजिए, मैंने यूज़ किया है एंकर टैग ए के अंदर आपने एक एट्रीब्यूट लिखा है href। देखो ए क्लोज नहीं हुआ, ए के साथ आपने एक एट्रीब्यूट लिखा है href इज इक्वल्स टू https://google.com। ये एक वेब एड्रेस है, फिर आपने वो डबल कोट्स में लिखा है और यहाँ पे ए टैग क्लोज हो गई, फिर आपने क्लिक मी नाम का टेक्स्ट लिखा है और देन एंकर टैग को आपने फाइनली क्लोज कर दिया। इस चीज़ का आउटपुट आपको मिलेगा क्लिक मी। फिर मैंने यहाँ पे कुछ हिंट लिखा है, आफ्टर क्लिक मीन्स अगर आप इस लिंक पे क्लिक कर देते हो तो आपका जो आउटपुट है google.com की जो वेबसाइट है वो सेम टाइप के अंदर यूज़ हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। लेकिन बहुत बार हम लोगों को सेम टैब में यूज़ नहीं करनी होती है, मुझे कुछ अलग टैब में वो सेक्शन ओपन करना होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा एंकर टैग href, आपका जो भी एड्रेस आप ओपन करना चाहते हो, फिर स्पेस देके और एक एट्रीब्यूट लिखना होता है टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। अगर ये वाला प्रॉपर्टी आप लोग लिखते हो तो आपने जो लिंक यहाँ पे दी है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपका जो भी पेज है google.com वो एक नए टैब के अंदर ओपन हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई विद दिस प्रैक्टिकली।
तो हमारा फॉर्मेटिंग वाला सेक्शन क्लोज हुआ। उसके बाद मुझे एंकर टैग वाला सेक्शन क्रिएट करना है, तो मैं वापस एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया HR टैग। HR टैग से मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी। और फिर मुझे देखना था एंकर टैग। तो एंकर टैग हम स्टार्ट करेंगे ए, क्लोजिंग ए, और यहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो आपके टेक्स्ट वहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिख दिया क्लिक मी। देन जैसे कि हमने कहा कि एंकर टैग के अंदर आपको एट्रीब्यूट लिखना होता है, तो ए टैग के अंदर आप लिखोगे href इज इक्वल्स टू, दैट इज हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस इज कॉल्ड एज href। फिर हमें डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है कोई एड्रेस, तो हम लोग लिखेंगे https://google.com। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, google.com। Let's check the output of this program. I'll save it, I'll reload it, and then you can see at the bottom after the horizontal line click me नाम की एक लिंक मुझे मिल रही है। और जैसे ही मेरा माउस उस लिंक के ऊपर अगर जाता है तो मुझे पॉइंटर के फॉर्मेट में वो लिंक मिल रही है। देखिए, मैं अगर मेरा माउस उसके ऊपर लेके जाता हूँ तो मुझे पॉइंटर मिल रहा है, मतलब वो क्लिकेबल है। अगर मैं उस लिंक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया, तो देखो ऑटोमेटिकली मैं रिडायरेक्ट हो गया हूँ google.com पे। और मैं यहाँ से बैक भी जा सकता हूँ। अगर मैंने बैक पे क्लिक कर दिया तो आप वापस आपके पेज पे चले जाओगे। आप क्लिक मी पे क्लिक करो तो आप चले जाओगे google.com पे। लेकिन वो सेम टैब के अंदर ओपन हो रहा है। प्रीवियस पेज जहाँ पे ओपन था उसी टैब के अंदर गूगल का पेज ओपन हो रहा है। लेकिन मुझे अगर नए टैब के अंदर वो गूगल का पेज ओपन करना है तो आप लोग कैसे करोगे? तो जैसे मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि मैं यहाँ पे एक BR टैग यूज़ कर देता हूँ ताकि मेरी एंकर टैग नेक्स्ट लाइन पे जानी चाहिए। फिर मैं लिख दूंगा वापस ए टैग, यहाँ पे लिख दिया मैंने क्लिक मी टू ओपन इन न्यू टैब। हम ये टेक्स्ट लिख रहे हैं, ये एज इट इज़ वहाँ पे डिस्प्ले होने वाला है लिंक के अंदर। फिर मुझे लिखना है href, मतलब मुझे क्या ओपन करना है, इसके लिए मैंने लिख दिया https://google.com। और फिर हमने देखा था कि मुझे और एक एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखना होता है न्यू टैब में ओपन करने के लिए। तो डबल कोट्स के बाद मैंने लिख दिया स्पेस, फिर लिखना है टारगेट इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, और वहाँ लिखना होता है अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका मतलब है ये जो भी लिंक आप ओपन करना चाह रहे हैं वो एक नए टैब के अंदर एज ए टारगेट ओपन हो जाएगी। सेव कर दीजिए, ब्राउज़र पे जाइए, रीलोड कीजिए, और देखिए ये आपकी पहली लिंक है जो सेम टैब में ओपन हो रही है। और फिर आपने जो टेक्स्ट लिखा था वो भी एक लिंक आ गई है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक कर देते हो तो आउटपुट चेक कीजिए, तो ये नए टैब ओपन हो गई। मैं वापस दिखा देता हूँ, मैं अगर सेकंड वाले लिंक के ऊपर ओपन क्लिक कर देता हूँ तो देखो नई टैब ओपन हो गई, आपका पेज एज इट इज़ है। तो यहाँ पे जब नई टैब ओपन होगी तो आप बैक नहीं जा पाते हो, आपको इस टैब्स को क्लोज कर सकते हो तो आपका पेज ओपन रहेगा जो आपने ओपन किया था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसमें और एक डिफरेंस है कि अगर आप कोड को थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो मैंने HTTPS क्यों लिखा। अगर मैं HTTPS नहीं लिखता हूँ तो हम क्या, इससे हमें क्या चेंज मिलेगा? तो मैं और एक लिंक बना देता हूँ नेक्स्ट लाइन पे, दैट इज़ BR टैग यूज़ किया, तो मैं नेक्स्ट लाइन पे चला जाऊँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर मैंने BR टैग यूज़ नहीं किया तो क्या हो सकता है। तो मैं ये पहले जो BR टैग लिखा था वो मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। फिर आपको आउटपुट को रीलोड करके दिखा रहा हूँ। तो क्लिक मी एक ही एंकर टैग में है, और क्लिक मी टू ओपन न्यू टैब ये जो लिंक है वो दोनों एक लाइन में आ रही। मुझे एक लाइन में नहीं चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने लिखा था BR टैग। सेम वे मुझे एक नई लिंक क्रिएट करनी है तो मैंने BR टैग यूज़ कर दिया। फिर मैंने लिख दिया एंकर टैग, यहाँ पे लिख दिया क्लिक मी, और यहाँ पे लिख दिया href, और सिंपली लिख दिया google.com। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे HTTPS को मेंशन नहीं किया, तो उससे क्या डिफरेंस होगा आप चेक करो। मैंने आउटपुट को रीलोड किया,
मुझे तीसरी लिंक मिल गई। देखो जो मेरी विजिटेड लिंक है उनका कलर कुछ अलग है और जो नई लिंक मिल रही है उसका कलर कुछ अलग है। तो मैंने क्लिक मी पे ऊपर क्लिक कर दिया लास्ट वाले, तो गूगल का पेज ओपन नहीं हुआ, लेकिन पहले वाले केस में तो ओपन हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैंने HTTPS लिखा था। तो HTTPS ये एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू ब्राउज़र को समझ में आया कि वो एक वेब एड्रेस है google.com। लेकिन जब आपने HTTPS नहीं लिखा तो ब्राउज़र को समझ में नहीं आया कि वो एक वेब एड्रेस है। उसने अज्यूम कर लिया कि आपके पास google.com नाम का कोई पेज होगा, आपके डायरेक्टरी में, आपके फ़ोल्डर के अंदर google.com नाम का कोई पेज होगा, जो कि आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही पेज है। तो URL में आप देख सकते हो कि माय प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर वो एक पेज ढूँढ रहा है जिसका नाम होगा google.com, जो कि हमारे पास नहीं है। तो अगर आपके पास कोई और पेज भी होता है, अगर आपके पास कोई और पेज भी होता है, तो हम लोग एक पेज क्रिएट करते हैं। जैसे कि माय डायरेक्टरी के अंदर मैं एक नया पेज बना रहा हूँ और उस पेज को मैंने नाम दिया फॉर एग्जांपल second.html। ये एक मेरा नया पेज है, इसके अंदर मैं वापस लिख दूंगा HTML टैग। HTML टैग के अंदर हम लोग लिख देंगे हेड, हेड के अंदर हम लिख देंगे टाइटल, और इसे मैंने टाइटल दिया सेकेंड पेज। फिर हेड टैग के बाद हमें लिखना होता है बॉडी, और बॉडी के अंदर हम लोग लिखेंगे एक H1 टैग के अंदर सेकेंड पेज। सेव कर दीजिए। और आपके पेज का नाम क्या है? second.html। आप html.index पेज पे जाइए और ये जो google.com आपने लिखा था इसकी जगह पे आपके सेकेंड पेज का नाम लिख दीजिए, दैट इज second.html। यहाँ पे देखिए हमने HTTPS नहीं लिखा। सेव कीजिए और बैक जाके रीलोड कीजिए और आप आपके लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, तो देखो आप किस पेज पे आ गए? सेकेंड पेज। और URL को भी चेक कर दीजिए कि आपके माय प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर और एक पेज है second.html, आपने अभी अभी उसे विजिट किया है। कैसे? लिंक पे क्लिक करने के बाद। मतलब इंटरनल पेजेस, आपके वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेज हो सकते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होने के लिए हम लोगों को यूज करना होता है एंकर टैग, और href के अंदर हम उस पेज का नाम लिख देंगे तो हम उस पेज के ऊपर चले जाएंगे। और उस टाइम हम लोगों को HTTPS लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हो तो आपको कंपल्सरीली HTTPS लिखना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन। फिर हम देखते हैं कि हर वेबसाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और वो सेक्शन है इमेज टैग। इमेज टैग के लिए हम लोगों को लिखना होता है IMG रिप्रेजेंट्स इमेज टैग। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, IMG सोर्स। ना जब हमने लिंक पढ़ा था तो href नाम का कुछ एट्रीब्यूट लिखा था, लेकिन इमेज टैग के अंदर आपको लिखना होता है SRC। SRC स्टैंड फॉर सोर्स, और डबल कोर्स में आपको लिखना होता है आपके इमेज का नाम। फिर एक अल्टरनेट ALT, दैट इज योर अल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर द इमेज, उसे हम लिख देते हैं। अगर हमारी इमेज किसी कारण लोड नहीं हो पाती, या फिर कभी कभी सर्वर से किसी ने अगर इमेज को डिलीट कर दिया, तो इमेज तो आएगी नहीं, लेकिन इमेज की जगह पे मुझे कुछ टेक्स्ट दिखाना है कि मेरी इमेज किस चीज़ की थी। इसके लिए हम अल्टरनेट टेक्स्ट दे के रखते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे नोट करके रखा है, इट्स अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो आपको क्लोजिंग टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी तक हमने 3 सेल्फ क्लोजिंग टैग पढ़ी है, एक HR टैग, BR टैग और अभी IMG टैग। तो मुझे अभी इमेज दिखाना है तो मुझे पहले तो एक इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो कुछ वेबसाइट्स है जहाँ से आपको फ्री हाई रिजोल्यूशन फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। तो हम लोग गूगल पे जाते हैं और वहाँ पे एक वेबसाइट सर्च करते हैं unsplash.com। unsplash.com पे आइए, आपको हाई डेफिनेशन पिक्चर्स मिलेंगे और आप कोई भी फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली। तो मैं एक फ़ोटो डाउनलोड करना चाहता हूँ, मैंने लिख दिया कंप्यूटर,
और जो भी फ़ोटो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो डाउनलोड कर लूँगा। तो मुझे ये वाला फ़ोटो अच्छा लग रहा है, मैंने इसे डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड होने के बाद इस फ़ोटो को मैं मेरे फ़ोल्डर के अंदर कॉपी कर दूँगा। तो मैंने इस इमेज को कॉपी कर दिया। हमने जो फ़ोल्डर बनाया था माय प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर इमेज को पेस्ट कर दिया और इसका नाम हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और इमेज को नाम दे दिया मैंने माई इमेज डॉट जेपीजी। आप देख सकते हो मेरी इमेज का नाम है माई इमेज डॉट जेपीजी। सो लेट अस ट्राई। तो मुझे अभी इमेज टैग का सेक्शन क्रिएट करना है, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दी HR टैग से और फिर आपको लिखना है IMG टैग। तो मैंने लिख दिया IMG और जैसे ही मुझे सजेशन से IMG लिख रहा है, मैं एंटर कर दूं तो मुझे ऑटोमेटिकली VS कोड एट्रीब्यूट्स दे रहा है सोर्स एंड अल्टरनेट टेक्स्ट। तो सोर्स के अंदर आपको लिखना होता है आपके इमेज का नाम। तो हमने इमेज सेम डायरेक्टरी में डाली है, देखिए माई इमेज डॉट जेपीजी। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इमेज का नाम लिख दीजिए, दैट इज माई इमेज डॉट जेपीजी। सेव कीजिए और आउटपुट चेक कीजिए। तो आपका जो भी आउटपुट का पेज था वहाँ जाके आप लोग पेज को रीलोड कर दीजिए और चेक कर दीजिए। तो जैसे ही मैंने पेज को रीलोड कर दिया तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो नीचे कुछ इमेज मिली है, लेकिन वो इमेज बहुत ही बड़ी है क्योंकि मेरे इमेज का ओरिजिनल साइज बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि अगर मैं IMG टैग के अंदर डायरेक्टली इमेज लिख देता हूँ तो मुझे ओरिजिनल इमेज मिलेगी जो भी उसका साइज होगा। लेकिन मुझे इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहिए, मुझे छोटी इमेज चाहिए। तो उसके लिए सेकंड वाले सिंटैक्स में हम लोगों ने देखा है कि आपको कुछ एट्रीब्यूट्स लिखने होते हैं, विड्थ और हाइट। तो देखिए विड्थ इक्वल्स टू 300, px स्टैंड फॉर पिक्सल, मतलब उसका जो विड्थ है मैंने रखा था 300 पिक्सल्स एंड हाइट इज 200 पिक्सल। सो लेट अस ट्राई दिस। कम टू योर कोड and inside the IMG tag here add one more parameter attribute giving a space width is equals to डबल कोट्स और आपको पिक्सल में वैल्यू लिखनी है तो मैंने लिख दिया 300 पिक्सल px। देखिए मैंने हाइट अभी तक नहीं दी, हम इतना सेव करेंगे और आउटपुट को चेक करेंगे। तो जैसे मैंने विड्थ 300 पिक्सल दे दी तो आप देख सकते हो कि इमेज की विड्थ जो है वो 300 पिक्सल हो गई है और हाइट उसने ऑटोमेटिकली ले ली। तो इमेज का जो भी रिजोल्यूशन होगा, जो भी एस्पेक्ट रेशो होगा, उसी रेशो में उसकी हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई। सो 300 पिक्सल मेरा विड्थ है तो उसी रेशो में ओरिजिनल इमेज की हाइट ऑटोमेटिकली उसने ले ली। लेकिन अगर मैं हाइट दे देता हूँ तो क्या होगा देखो। तो जैसे विड्थ था मैंने स्पेस देके बाहर यहाँ पे लिख दिया हाइट इक्वल्स टू डबल कोट्स और हाइट के अंदर हम लोग लिख रहे हैं हाइट, मैं कुछ 600 पिक्सल लिख देता हूँ। मैंने जानबूझ के ज़्यादा दिया आपको समझने के लिए। अगर मैं 600 हाइट दे देता हूँ तो आप देखो इमेज वर्टिकली स्ट्रेच हो गई, उसकी विड्थ तो 300 पिक्सल रह गई लेकिन हाइट 600 पिक्सल हो गई और मेरी इमेज स्ट्रेच हो गई, जो कि अच्छा नहीं है क्योंकि मेरी जो ओरिजिनल इमेज है वो कुछ इस तरह से दिखती है। ये मेरी ओरिजिनल इमेज है। तो इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो मेंटेन होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने पहले टाइम में हाइट नहीं दी थी। सो जनरली whenever you work on the image, don't provide the height directly unless and until it is required to maintain the aspect ratio. तो अभी जो हमने इमेज को यूज़ किया है उसमें अल्टरनेट टेक्स्ट कुछ नहीं दिया था। तो देखिए इस इमेज को एक अल्टरनेट टेक्स्ट है, मैं अल्टरनेट टेक्स्ट लिख देता हूँ इमेज ऑफ इमेज ऑफ कंप्यूटर। अब ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसे सेव कर दीजिए, आउटपुट को रीलोड कर दीजिए और चेक कर दीजिए। लेकिन वो टेक्स्ट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, वो दिखेगा भी नहीं जब तक आपकी इमेज अवेलेबल नहीं रहेगी, तब तक वो दिखेगा नहीं। जिस टाइम भी आपकी इमेज लोड नहीं होगी उस टाइम आपको वो टेक्स्ट दिखेगा।
तो लेट अस ट्राई। हम लोग क्या करते हैं, हमारे फोल्डर से उस इमेज को डिलीट कर देते हैं। तो अभी उस फोल्डर के अंदर इमेज है ही नहीं, तो लोड होगी नहीं। तो हम आउटपुट पे जाके रीलोड कर देंगे, तो देखो इमेज का आइकॉन आ रहा है लेकिन इमेज नहीं आ रही, क्योंकि इमेज है ही नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर इमेज आपकी लोड नहीं होती है, किस कारण इमेज मिलती नहीं है, तो यहाँ पे जो अल्टरनेट टेक्स्ट आपने जो दिया था वो वहाँ पे आ गया है, इमेज ऑफ कंप्यूटर। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि सर्वर पे इमेज नहीं होती या फिर लोड नहीं होती, फिर क्रैश हो जाती है। उस टाइम पे वो टेक्स्ट से समझ में आएगा यूज़र को कि यहाँ पे एक इमेज आने वाली थी, वो भी कंप्यूटर की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वापस मैंने इमेज पेस्ट कर दी, तो आप देख सकते हो मेरी इमेज आ चुकी है। तो हमने अभी देखा है कि इमेज को भी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिस्ट। तो बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे वेब पेज के अंदर हमें कुछ लिस्ट दिखानी होती है बुलेट्स के साथ, बुलेट पॉइंट्स। तो ये बहुत ही सिंपल है कि ये लिस्ट जो है एक कलेक्शन होता है। तो इसीलिए हमें दो टाइप के लिस्ट लगते हैं, जहाँ पे मुझे कभी बुलेट चाहिए, कभी नंबरिंग चाहिए। अगर मुझे नंबरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बुलेट्स दिखाना है, तो उसे उस लिस्ट को हम कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अगर आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए तो आपको लिखना होता है यूएल टैग स्टार्टिंग एंड यूएल टैग क्लोजिंग, और इसके बीच में आपको जितने भी आइटम्स चाहिए वो एंक्लोज करने होते हैं एल आई टैग, दैट इज अ लिस्ट आइटम। तो देखिए मैंने यहाँ पे इंडिया एक लिस्ट आइटम लिखा, यूनाइटेड स्टेट दूसरा लिस्ट आइटम, जर्मनी तीसरा लिस्ट आइटम, इंग्लैंड एंड चाइना। So we have created a list of countries. So let us try this. Come to your code again. Put your horizontal line with HR tag. फिर आपको लिखनी थी ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो UL टैग देखो, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको। और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आपको जो भी आइटम चाहिए आपको लिखना होता है LI। और LI के अंदर आप लिखो इंडिया, देन LI स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग आप लिख सकते हो US, LI के अंदर लिख दीजिए UK, आप LI के अंदर लिख दिए जर्मनी। सेव कीजिए और आपका आउटपुट चेक कीजिए, रीलोड एंड चेक। एट द बॉटम यू आर क्रिएटिंग द 4 लिस्ट आइटम विथ द बुलेट्स। और अगर आप इसका सीक्वेंस चेंज कर देते हो तो उसी सीक्वेंस में आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट इज जर्मनी एंड इंडिया, US, UK। अगर आपको लगता है कि मुझे जो बुलेट्स दिख रही है उसका टाइप बदलना है, जैसे कि ये राउंडेड बुलेट्स है, मुझे स्क्वायर वाले बुलेट्स चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करना होता है यूएल के अंदर, टाइप इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको स्क्वायर। टाइप इज इक्वल्स टू स्क्वायर। देखिए मैंने कहाँ लिखा, यूएल टैग के अंदर। सेव कीजिए, वापस जाइए ब्राउज़र पे, पेज रीलोड कीजिए, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो बुलेट थी वो स्क्वायर फॉर्मेट में आ चुकी है। इसका और एक फॉर्मेट है, अगर आप स्क्वायर की जगह पे लिख देते हो सर्कल, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वो आएगी सर्कुलर फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर कुछ टाइप चाहिए आपको, राइट वाला चाहिए, टिक होता है, अलग एरो वाला भी होता है, तो उसके लिए हमें CSS पढ़ना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट, लेकिन मुझे नंबरिंग वाला भी चाहिए। तो उस केस में हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड लिस्ट, तो यूएल की जगह पे आपको लिखना होता है OL, दैट्स इट। जैसे ही आप OL लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको नंबरिंग मिल जाएगी। सो लेट अस ट्राई। तो हम लोग कोड के अंदर जाएंगे और OL के बाद, सॉरी UL के बाद हम लिख देंगे OL टैग, और OL के अंदर मुझे कुछ लिस्ट आइटम चाहिए, जैसे कि हमने पहले लिखा था इंडिया, फिर सेकेंड आइटम LI, उसके अंदर लिख दिया US, LI UK, देन LI जर्मनी। सेव कीजिए और आउटपुट को हम चेक कर लेंगे रीलोड करके। तो यहाँ पे देखना है बॉटम में
तो ऑटोमेटिकली नंबरिंग आ गई है 1 2 3 4। आपने बोला नहीं है लेकिन वो ऑटोमेटिकली नंबर आ गए। क्यों? क्योंकि आपने लिखा है कि मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए। लेकिन बहुत बार हमें 1 2 3 4 नहीं चाहिए होता है, मुझे ABCD चाहिए। तो उस केस में जैसे आपने यहाँ पे टाइप सर्कल लिखा था, उसी टाइप में आपको OL टैग के अंदर लिखना होता है टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स और यहाँ पे लिखना होता है स्मॉल a। अगर आप स्मॉल a लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो नंबरिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी ABCD से। अगर आप कैपिटल A लिख देते हो तो आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी कैपिटल ABCD से। अगर आप स्मॉल I लिख देते हो तो आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी स्मॉल रोमन नंबर्स के अंदर, दैट इज 1 to 4। अगर आप कैपिटल I लिख देते हो टाइप के अंदर, OL के अंदर, तो आपका जो टाइप है वो हो जाएगा कैपिटल रोमन नंबर्स। अगर मैं इसे लिख दूंगा कैपिटल D तो इसका मतलब ये नहीं है कि DEFG, ऐसा नहीं आएगा। आप चेक करो, आपको नंबरिंग मिलेगा 1 2 3 4। मतलब आपका जो टाइप था वो सिर्फ वैलिड था 1 A स्मॉल कैप A कैपिटल, I स्मॉल I कैपिटल। सिर्फ आप चार ही टाइप का वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिस्ट बना दी है। OL के अंदर आप एक तो टाइप कैपिटल A, टाइप स्मॉल a, टाइप कैपिटल I, टाइप स्मॉल I या फिर टाइप 1, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, आपने नहीं दिया तो 1 2 3 4 ऐसे ही वो आने वाला है। सो दैट इज हाउ वी यूज द UL एंड OL टैग। नेक्स्ट इज टेबल। टेबल टैग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। हमें जब भी कुछ डेटा दिखाना होगा तो हमें टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टेबल में हमने 3 कॉलम्स लिए हैं और 4 रोज है, जिसके अंदर एक रो हमने हेडिंग के लिए यूज़ किया है और बाकी 3 रोज हमने रिकॉर्ड्स के लिए यूज़ किया है। तो जनरली टेबल इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो कि मैंने एक टैग यूज़ किया है टेबल, जो कि सबसे ऊपर स्टार्ट हुआ और सबसे बॉटम में क्लोज हुआ। सो दैट इज़ अ आउटर टैग। फिर हमें चाहिए थी रोज, तो मुझे टोटल 4 रोज चाहिए था। तो रो के लिए हमारे पास टैग है TR। TR रिप्रेजेंट टेबल रो। तो देखिए टेबल रो यहाँ पे स्टार्ट हुई, टेबल रो यहाँ पे क्लोज हो गई और उस एक रो के अंदर मुझे 3 कॉलम्स चाहिए थे। इसलिए हम लोगों को यूज करना होता है TD टैग और TH टैग। TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। तो मुझे 3 हेडिंग चाहिए थे, तो मैंने एक TH टैग लिखी, उसके अंदर उस हेडिंग का टाइटल दिया और TH टैग को क्लोज कर दिया। फिर मुझे और एक हेडिंग चाहिए था, तो मैंने और एक TH टैग लिख दी, फिर उसका हेडिंग, TH को क्लोज, फिर तीसरा हेडिंग और TH को क्लोज। फिर हमें चाहिए थी सेकेंड रो। तो यहाँ पे देखो पहली रो क्लोज होने के बाद हमने सेकेंड रो स्टार्ट की। उसके अंदर लिखा था मुझे 3 कॉलम्स चाहिए, तो TD, TD स्टैंड्स फॉर टेबल डिवीजन। हमने पहले TH लिखा है, जिसके वजह से सीरियल नंबर, नेम और ईमेल हमें बोल्ड कलर में दिख रहे हैं। और जैसे ही मैंने TD टैग यूज़ किया तो ये एक नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर दिख रहे हैं। तो पहले कॉलम की वैल्यू होगी 1, फिर सेकेंड कॉलम की वैल्यू होगी महेश एंड द थर्ड कॉलम की वैल्यू होगी example@gmail.com। दिस इज योर फर्स्ट रो, देन दिस इज योर सेकेंड रो एंड लास्ट वन इज योर थर्ड रो। सो लेट अस ट्राई दिस टू क्रिएट थ्रू HTML कोड। तो हम हमारे कोड में आ गए। हमने ऑर्डर्ड लिस्ट के बाद और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी HR। तो उसके बाद हम लोगों को यूज़ करना था टेबल टैग। तो हम लोग अभी करेंगे टेबल टैग यूज़। तो आपको लिखना है टेबल स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग। टेबल के अंदर आप लोगों ने देखा कि टेबल स्टार्टिंग एंड टेबल क्लोजिंग, उसके अंदर हमें क्रिएट करनी होती है रो। तो रो के लिए मैंने बोला था हम लोग यूज़ करेंगे TR टैग। तो TR स्टार्टिंग एंड TR क्लोजिंग टैग। TR टैग के अंदर जो हमने रो क्रिएट की, उस रो के अंदर मुझे 3 हेडिंग्स चाहिए थे। तो हेडिंग के लिए मुझे लिखना होता है TH टैग, दैट इज हेडिंग। तो ये हुआ हमारा पहला हेडिंग टैग। मैंने पहला हेडिंग टैग लिखना था सीरियल नंबर।
फिर मुझे और एक हेडिंग चाहिए था, तो मैं रो के अंदर वापस और एक बार TH लिखा है और इसे नाम दे दिया मैंने नेम। फिर मुझे तीसरा हेडिंग टैग चाहिए था और मैंने उसे नाम दिया है ईमेल। तो आप लोग आउटपुट चेक कर सकते हो, मैंने इसे सेव किया। हम आउटपुट को रीलोड करते हैं और बॉटम में जाके हम लोग देख लेंगे कि यहाँ पे देखो मुझे 3 हेडिंग्स मिल गए, लेकिन टेबल की ना बॉर्डर आ रही है, ना मुझे समझ में आ रहा है कि ये हमारा टेबल है। इसीलिए आपको एक एट्रीब्यूट ऐड करना होता है। टेबल टैग के अंदर आपको लिखना है स्पेस देके बॉर्डर इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर लिखना होता है 1। मतलब आपको एक बॉर्डर मिलेगी जिसकी साइज होगी 1। सेव कर दीजिए और पेज को रीलोड करके चेक कीजिए। आपकी जो एक रो जो आपने बनाई थी विथ 3 हेडिंग्स, दैट इज कवर्ड विथ द डिफॉल्ट बॉर्डर। इसे हम अलग अलग टाइप के बॉर्डर्स भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को CSS पढ़ना पड़ेगा। तो अभी के लिए तो हम ये सिंपल वाला ही पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास एक रो है और उसके अंदर 3 हेडिंग है। फिर मुझे चाहिए सेकेंड रो, तो मैं लिख दूंगा TR टैग। उस TR टैग के अंदर मुझे 3 नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे TD टैग। TD टैग मतलब टेबल डिवीजन, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग। फिर इसके अंदर मुझे लिखना था पहला कॉलम किसके लिए है, सीरियल नंबर, तो मुझे लिखना पड़ेगा सीरियल नंबर। फिर TD टैग दैट इज सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नेम, तो मैंने एक नाम लिख दिया सपोज जॉन। और तीसरे कॉलम में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईमेल आईडी, तो हम लोग लिख सकते हैं सपोज example@gmail.com। तो हमारा एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ, हम लोग सेव करेंगे, आउटपुट को रीलोड करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि सीरियल नंबर 1 जॉन example@gmail.com। ये बोल्ड कलर में क्यों आया, क्योंकि हमने गलती से TD की जगह पे TH लिख दिया था इसीलिए। फिर मुझे ऐसा ही कुछ और रिकॉर्ड चाहिए, तो हम ये रो को वापस कॉपी कर देंगे, सीरियल नंबर लिख देंगे 2, उसका नाम चेंज कर देते हैं लाइक महेश। सेव कर दीजिए, रीलोड करके आप चेक कर दीजिए, यहाँ पे आ गया मेरा सेकेंड रिकॉर्ड। फिर हमने लिख दिया, मुझे और एक रिकॉर्ड चाहिए था, रिकॉर्ड नंबर 3, जिसका नाम मैंने लिख दिया योगेश, और आपने ईमेल आईडी सेम रखा है, रीलोड करके चेक कर दीजिए, तो आपका बन गया है टेबल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत बार हम हमें हमारे टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज को मर्ज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि नेम के अंदर हमारा नेम एक ही टाइटल है, लेकिन उसके अंदर 2 कॉलम्स है। सेकंड कॉलम में हमने उनका सरनेम भी इंक्लूड कर लिया है और मार्क्स का अलग कॉलम है। अगर हमें ऐसा करना है एग्जिस्टिंग एग्जांपल में, तो कैसा करना चाहिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो कॉलम आपको मर्ज करना था, तो पहले वाले रो के अंदर आपने लिखा है TH कॉल स्पैन 2, मतलब ये जो नेम नाम का जो हेडिंग है वो 2 कॉलम की जगह ले लेगा। टोटल आपके पास 3 कॉलम्स है, आप यहाँ पे नीचे सेकंड वाले रो में देख सकते हो, आपके पास टोटल 3 कॉलम्स है, लेकिन पहले वाले रो के अंदर आपने 2 बार ही हेडिंग दिया है और उसके अंदर से पहले वाला जो हेडिंग था वो 2 कॉलम्स की जगह लेना चाह रहा है। तो आपने लिखा है कॉल स्पैन, मतलब वो 2 कॉलम को मर्ज कर देगा। अगर इसे ही हम हमारे एग्जाम्पल में करना चाहते हैं, तो जैसे कि हमने ऑलरेडी नेम लिया है, नेम के सामने मुझे उनका सरनेम भी ऐड करना है, लेकिन उनका टाइटल एक ही रखना है लाइक फुल नेम। तो अगर मुझे वैसा करना ही रहा तो कैसे करेंगे, तो देखिए हर रिकॉर्ड के अंदर मैं फर्स्ट नेम के बाद यहाँ पे और एक TD टैग लिख रहा हूँ और उनके सरनेम ऐड कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने इनका सरनेम ऐड कर दिया वुड, इनका मैंने सरनेम ऐड कर दिया पाटिल, और मैंने इनका सरनेम ऐड कर दिया तायडे। तो मैंने सेव कर दिया, आउटपुट को एक बार रीलोड कर देते हैं और चेक करते हैं, तो मेरा एक नया कॉलम बन गया। लेकिन आप देख सकते हो कि मेरे हेडिंग तो 3 ही है, तो लास्ट वाला हेडिंग ऑटोमेटिकली तीसरे कॉलम के ऊपर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा जो सेकंड वाला हेडिंग था उसने 2 कॉलम की जगह लेनी चाहिए थी।
तो ये बहुत ही सिंपल है। आपका हेडिंग तो आपको 3 ही हेडिंग रखनी है, लेकिन आपके पास टोटल 4 कॉलम है। उसके अंदर वाला जो सेकंड वाला हेडिंग था वो 2 कॉलम की जगह लेनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक एट्रीब्यूट ऐड करना होता है, दैट इज कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू डबल कोट्स। कितने कॉलम की जगह मर्ज करनी है? 2 कॉलम्स की। तो टोटल हो गए, देखो पहला कॉलम 1 कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम्स और यहाँ पे 1 कॉलम। सो टोटल 4 कॉलम आपके रेडी हो गए। आप आउटपुट चेक कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि सीरियल नंबर एज इट इज़ है, नेम का जो हेडिंग था उसने 2 कॉलम की जगह ले ली और ईमेल एज इट इज़ अपने 1 कॉलम के अंदर है। सो दिस इज हाउ वी यूज द कॉल स्पैन, मतलब कॉलम को हम मर्ज कर रहे हैं। तो बहुत बार हम लोगों को उनके रोज भी मर्ज करने होते हैं वर्टिकली। तो लेट से हम इसके सामने उनका प्रोफाइल लिखना चाहते हैं, तो मुझे और एक हेडिंग चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया TH, पहले वाले रो के अंदर मैंने एक और हेडिंग ऐड कर दिया, दैट इज प्रोफाइल। और हम आउटपुट चेक करते हैं तो देखिए मेरे पास और एक हेडिंग ऐड हो गई, प्रोफाइल। तो मुझे 2 लोगों को कॉमन प्रोफाइल देनी है और एक रो को अलग प्रोफाइल देनी है। तो जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, पहले वाले रिकॉर्ड में एक कॉलम और ऐड कर दिया और मैंने इसे लिख दिया मैनेजर। जो सेकेंड रिकॉर्ड था इसे भी लिख दिया TD मैनेजर, और जो लास्ट वाला था इसे लिख दिया असिस्टेंट। हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो देखिए आपके टेबल के अंदर आपके प्रोफाइल्स ऐड हो चुके, लेकिन रो नंबर 1 और रो नंबर 2 के लिए कॉमन प्रोफाइल है। तो मुझे क्या करना था, ये 2 बार नहीं लिखना है, मैनेजर पोस्ट 2 बार नहीं लिखनी है, दोनों के लिए एक ही बार लिखनी है। मतलब मुझे रो नंबर 1 और रो नंबर 2 लास्ट कॉलम के लिए मर्ज करनी है। तो हम लोग कैसे करेंगे कि देखिए मैनेजर कहाँ लिखा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो जो सेकंड वाला मैनेजर था मैंने उसे रिमूव कर दिया। आप चेक कीजिए आउटपुट कैसे दिख रहा है। तो सेकंड वाली वैल्यू नहीं है, तो जो पहली वाली वैल्यू थी उसे 2 रोज के लिए मर्ज करना है। तो आपको पहला मैनेजर आपने जहाँ पे लिखा था वहाँ पे लिखना होगा रो स्पैन, मतलब 2 रोज को मर्ज करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू डालनी है 2। सेव इट, गो बैक, रीलोड। आपको समझ में आएगा कि आपने 2 रोज को वर्टिकली मर्ज किया है। So now we know that how to merge the columns and how to merge the rows and how to create the table. It is one of the important section for the web development. Now the next section is, हमने रो स्पैन देखा, फॉर्म। कोई भी वेबसाइट अगर हम लोगों को कंप्लीटली बनानी है तो सबसे बड़ा पेज आता है फॉर्म वाला, जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यूज़र नेम पासवर्ड वाला फॉर्म, लॉगिन फॉर्म्स, अलग अलग टाइप्स के फॉर्म बनाते हैं और उस फॉर्म से डेटा फिलअप करके हम डेटा प्रोसेसिंग के लिए या फिर बैकएंड को डेटा भेजने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें देखना है फॉर्म टैग। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर फॉर्म टैग मुझे यूज़ करनी है तो फॉर्म टैग स्टार्ट होगी, फॉर्म टैग सबसे एंड में क्लोज होगी, और इनके बीच में मैंने कुछ और टैग्स यूज़ किए हैं। तो डायरेक्टली हम पहले डेमो देखते हैं और फिर इसका एक्सप्लेनेशन हम देखना चाहते हैं। तो अभी हमने टेबल कंप्लीट किया था, तो टेबल के बाद हम लोगों को और एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा HR टैग, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई। फिर हम लोगों को फॉर्म टैग के बारे में पढ़ना था, तो मैंने लिख दिया फॉर्म टैग, जो कि स्टार्टिंग और क्लोजिंग हो चुकी है। इस फॉर्म टैग के अंदर मुझे कुछ इनपुट बॉक्स लिखना था, तो आपको लिखना होता है इनपुट टैग। ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो अभी हम फोर्थ सेल्फ क्लोजिंग टैग सीख रहे हैं, दैट इज BR, HR, देन IMG एंड इनपुट टैग। तो इनपुट टैग को आपको क्लोजिंग इनपुट टैग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप ऐसे नहीं लिख सकते, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये निकाल दो। लेकिन आप जैसे ही इनपुट टैग लिख रहे हो तो इसके अंदर आपको एक एट्रीब्यूट लिखना होता है टाइप, कि किस टाइप का आपको इनपुट चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि आप टेक्स्ट डाल सकते हो, आप अगर जेंडर सिलेक्ट करना है तो रेडियो बटन यूज़ करते हो, ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करते हो, चेक बॉक्सेस होते हैं, अलग अलग टाइप के आप इनपुट सबमिट करते हो।
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप, और टाइप के अंदर आपको लिखना होता है टेक्स्ट। इतना मैं सेव करता हूँ, और इस टाइप को लिखने के बाद मुझे आउटपुट में क्या डिफरेंस मिलेगा हम लोग चेक करते हैं। तो मैं पेज को रीलोड कर रहा हूँ, और सबसे बॉटम में टेबल के बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक बॉक्स जनरेट हुआ है, और उस बॉक्स के अंदर मैं कुछ भी टाइप कर पा रहा हूँ, राइट। तो मैंने जो टाइप लिखा था उस टाइप की वजह से यहाँ पे एक इनपुट फील्ड मिली जहाँ पे मैं कुछ टाइप कर पा रहा हूँ। तो हमने फॉर्म टैग के अंदर एक इनपुट टैग लिखी जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है, और उसका टाइप लिखा है टेक्स्ट। लेकिन जब हम आगे चल के इसमें डेटा फिलअप करेंगे और इस डेटा को सबमिट करने के बाद मुझे सर्वर को भेज देना है, तो उस टाइम वो जो वैल्यू हम सर्वर को भेज रहे हैं वो किसी वेरिएबल के अंदर भेजनी पड़ती है। तो इस फील्ड को हमें एक नाम देना होता है, इसलिए मुझे एक नया एट्रीब्यूट लिखना है, दैट इज नेम इज इक्वल्स टू, और आप इस फील्ड को कुछ नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने नाम दिया फुल नेम। आप सेव करो, वापस जाइए, रीलोड करिए, उस फुल नेम का कहाँ पे भी डिस्प्ले नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल यू सबमिट द फॉर्म। तो हमें दो एट्रीब्यूट देने होते हैं, पहला होता है टाइप और दूसरा होता है फुल नेम। मैं इसके बाद लिख देता हूँ ब्रेक, लेकिन यूज़र को समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या एंटर करना है, तो आप लोग और एक एट्रीब्यूट लिख सकते हो, दैट इज प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू। प्लेस होल्डर का काम होता है हिंट देना, तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ एंटर यूर फुल नेम। देखो मैंने लिख दिया थर्ड एट्रीब्यूट, दैट इज प्लेस होल्डर इज इक्वल्स टू एंटर यूर फुल नेम। सेव कीजिए, रीलोड कीजिए और चेक कीजिए कि आपका जो भी इनपुट बॉक्स था उसके अंदर एक हिंट आ चुके हैं एंटर योर फुल नेम, और जैसे ही आप इसके अंदर कुछ टाइप करना शुरू कर दोगे वो हिंट चली जाएगी, और जैसे आप लोग सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दोगे तो आपको मिलेगा हिंट एंटर योर फुल नेम। लेकिन फिर भी मुझे इस बॉक्स के सामने एक लेबल देना है, तो आप लोग लिखोगे इनपुट टैग के ऊपर मैंने डायरेक्टली लिख दिया फुल नेम कोलन। तो ये हमारा एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अगर मैं इसे सेव करके वापस रन करके देखता हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा कि आपने जो फुल नेम लिखा था वो एज इट इज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट द इनपुट फील्ड। फिर हम एक ब्रेक टैग यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। तो टिपिकली ये जो फुल नेम हमने जो ऐसे ही बाहर ओपनली लिख दिया, इसके लिए भी हम एक लेबल टैग यूज कर सकते हैं, और लेबल टैग के अंदर हम वो टेक्स्ट लिख देंगे दैट इज फुल नेम। सेव कीजिए और आउटपुट में चेक कीजिए, तो अभी ये फुल नेम एक लेबल के अंदर है और आपका इनपुट बॉक्स उसके सामने। नेक्स्ट बी आर टैग के बाद आपको चाहिए नया टाइप। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिख दिया इनपुट टैग, टाइप आया टेक्स्ट। अभी मुझे टाइप टेक्स्ट नहीं चाहिए, मैंने टाइप लिख दिया सबमिट। मेरा सेकेंड टाइप हम लोग देख रहे हैं, मैंने लिख दिया सबमिट। मैंने सेव किया, पेज को रीलोड करके आउटपुट में चेक कर दिया, तो देखिए ऑटोमेटिकली मुझे एक बटन मिल गया सबमिट, जिसके ऊपर लिखा हुआ है सबमिट। लेकिन एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है, ये जो बटन है बटन के ऊपर जो पहला एस है वो कैपिटल है, लेकिन जो हमने लिखा है वो स्मॉल है, मतलब ये जो लिखा है वो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो कुछ और है। तो वो होता है आपकी वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग और एक एट्रीब्यूट लिख सकते हैं वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैंने सपोज लिख दिया क्लिक मी। सेव कीजिए, वापस जाइए, रीलोड कीजिए और चेक कीजिए जो वैल्यू में है वो बटन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपने कुछ भी नहीं दिया वैल्यू के अंदर तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कैपिटल एस वाला सबमिट वहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू एंटर कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने एंटर किया योगेश, एंड एक सबमिट बटन है, मैं उस सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप लोग अगर यूआरएल को ऑब्जर्व कर दोगे ऊपर, तो हमारा पेज का नाम है index.html क्वेश्चन मार्क फिर फुल नेम। अभी ये नाम कहाँ से आया?
ये जो नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो हमारा वेरिएबल का नाम था जो हमने पहले वाले इनपुट फील्ड को दिया था फुल नेम, और जो हमने वैल्यू एंटर की थी वो वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दिया था। तो फुल नेम मेरा वेरिएबल है और योगेश हमारी वैल्यू है जो हमने इस फॉर्म के अंदर एंटर की थी। लेकिन वो यूआरएल में कब चला गया? जब हम लोगों ने फॉर्म को सबमिट किया था। तो फॉर्म जब सबमिट होता है तो उस सबमिट करने के लिए हम लोगों को इनपुट का टाइप लिखना होता है सबमिट। ओके, तो सबमिट टैग हम सबसे एंड में लिख देंगे। तो मुझे अलग अलग टाइप के इनपुट चाहिए। सपोज मुझे चाहिए रेडियो बटन्स, तो आपको लिखना होता है इनपुट टैग और उसका टाइप जो है वो लिखना होता है रेडियो। आप सेव कीजिए, वापस जाके रिलोड कीजिए और चेक कीजिए, आपको मिल रहा है एक रेडियो बटन। लेकिन ये रेडियो बटन किस चीज़ का है समझ में नहीं आ रहा है। तो इस रेडियो बटन के सामने मैं लिख दूंगा, सपोज जेंडर के लिए हम लिख देंगे या फिर यस नो चॉइस देते हैं यस। तो एस के लिए एक रेडियो बटन, नो के लिए दूसरा लेना पड़ेगा। तो मैंने वापस एक इनपुट टैग लिखा जिसका टाइप टेक्स्ट की जगह पे लिखना होता है रेडियो। देखो मैं सिंपल टैग लिख रहा हूँ और उसके सामने लिख दूंगा नो। सेव कीजिए, रीलोड करके चेक कीजिए, आपको पास दो चॉइस है एस और नो। लेकिन जैसे मैं एस को सिलेक्ट कर रहा हूँ एस सिलेक्ट हो रहा है, नो को सिलेक्ट करो तो नो भी सिलेक्ट हो रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दोनों में से कोई एक ही टैग सिलेक्ट होनी चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों फील्ड्स को नाम देना पड़ेगा। तो मैंने लिखना है नेम और उसको एक वेरिएबल का नाम देना है, जैसे कि मैं इसे देख सकता हूँ ओपिनियन। तो मैंने एक नाम दे दिया ओपिनियन, यस और नो, और दोनों को सेम नाम देना है ओपिनियन। आप कुछ भी दे सकते हो। तो मैंने ओपिनियन नाम सेम रखा दोनों फील्ड के लिए। तो एक तो एस सिलेक्ट होगा, नहीं तो नो सिलेक्ट होगा। आपको दोनों का नेम कॉमन रखना है क्योंकि ये चॉइस है एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव। तो हमने अभी टाइप पढ़ा है रेडियो। फिर रेडियो के बाद हम लोग देखते हैं कि बहुत बार हम लोग चेक बॉक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा वापस इनपुट टैग और उसका जो टाइप है वो लिखना है मुझे चेक बॉक्स। सेव कीजिए और रीलोड करके चेक कीजिए, यहाँ पे एक चेक बॉक्स मिला है जो कि सिलेक्ट हो रहा है और अनसिलेक्ट भी हो रहा है। और लेकिन यहाँ पे कुछ लेबल देना पड़ेगा तब जाके समझ में आएगा ये किस चीज़ के लिए बना है। तो हम लोग इसके सामने लिख देंगे इंग्लिश। फिर मुझे और एक चाहिए तो मैंने लिख दिया इनपुट, उसका टाइप लिखना है चेक बॉक्स, उसके सामने लिख देंगे हम लोग हिंदी। फिर मुझे और एक इनपुट चाहिए और उसके सामने, सॉरी चेक बॉक्स का स्पेलिंग गलत हुआ, इसे भी हम लिख देंगे चेक बॉक्स और इसके सामने लिख देंगे मराठी। सेव कीजिए और रीलोड करके चेक कीजिए कि यहाँ पे मेरे पास तीन चेक बॉक्सेस आ चुके हैं जहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस सिलेक्ट कर सकता हूँ। और हर एक फील्ड को आप लोग अलग अलग नाम दे सकते हो। नेम इसे लिख सकते हो, लैंग्वेज आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो आपको जो फिजिबल लगेगा। मैं इसे भी लैंग्वेज दे देता हूँ और इसे भी लैंग्वेज दे देता हूँ। तो चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, चेक बॉक्स 3। फिर हम लोगों का नया टाइप देखना है इनपुट का। बी आर से मैं ब्रेक कर देता हूँ इनपुट। फिर टाइप होता है रेडियो हो गया, चेक बॉक्स हुआ। फिर हम लोगों को बहुत बार फाइल सेलेक्ट करनी होती है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइल। मैंने सेव किया, आउटपुट को रिलोड किया और चेक कीजिए, ऑटोमेटिकली मुझे एक बटन मिल गया चूज फाइल। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मुझे एक विंडो मिलेगी जहाँ से मैं मेरी फाइल को सिलेक्ट कर सकता हूँ अपलोड करने के लिए। तो ये बहुत ही यूज़फुल टाइप है। तो हम लोगों को सिर्फ लिखना होता है इनपुट टाइप और फिर आप नेम लिख सकते हो। मैं इसे फाइल ही नाम दे दूंगा कि जो भी सिलेक्टेड फाइल है वो इस फाइल नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। तो ये मेरा चूज फाइल वाला ऑप्शन आ चुका है। फिर नेक्स्ट टाइप ब्रेक टैग। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे इनपुट
बहुत बार मुझे कैलेंडर चाहिए होता है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए, जॉइनिंग डेट सेलेक्ट करने के लिए, या फिर किसी इवेंट का डेट सेलेक्ट करने के लिए। तो उसका टाइप होता है डेट। सेव कीजिए और आपके आउटपुट को रीलोड कीजिए। तो आपको देखो यहाँ पे एक कैलेंडर मिल गया है। जैसे मैं इस कैलेंडर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो आपको ब्राउज़र का एक डिफ़ॉल्ट कैलेंडर मिलता है जिसे आप कोई भी डेट, ईयर या मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी सिंपल। डेट टाइप, इसे भी आप नेम दे सकते हो डेट। फिर मुझे बहुत बार टाइम भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं और एक इनपुट टाइप सीख लेते हैं। इनपुट, और उसका जो टाइप है वो हम टाइप लिख देंगे टाइम। सेव कर दीजिए, रीलोड करके आउटपुट को चेक कर दीजिए। तो देखो मुझे क्लॉक मिल गई। अगर मैं क्लॉक के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो मुझे यहाँ पे टाइम मिल गया, यहाँ पे मिनट्स मिल गए, और यहाँ पे एएम और पीएम भी मिल गया। राइट, तो आपको जो चाहिए वो आप टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। इट्स सिंपल टू यूज टाइप टाइम, और उसे एक वेरिएबल का नाम दे दो टाइम। फिर आप लोग नई टैग यूज कर सकते हो, इनपुट। और फिर बहुत बार हमें डेट हो गई, टाइम हो गया, आपको सिर्फ वीक चाहिए, तो मैं लिख दूंगा वीक। सेव कीजिए, रीलोड कीजिए, और यहाँ पे देखो वीक मतलब वीक का नंबर आ गया है कि कौन से वीक को आपको सिलेक्ट करना है। अगर वीक की जगह पे आप लिख देते हो डे, आप रीलोड कीजिए, तो यहाँ पे सॉरी डे तो नहीं है, वीक है। मंथ, मंथ अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो देखो आपको डायरेक्टली मंथ का ऑप्शन आता है विदाउट डेट। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट टाइप पढ़ लेते हैं, इनपुट। और बहुत बार हमें कलर्स चूज करना होता है, तो यहाँ पे टाइप लिखना पड़ेगा कलर। सेव कीजिए, आउटपुट में चेक कीजिए, तो आपको एक कलर पैलेट मिलेगा। आप अगर उस पर क्लिक करते हो तो आपको एक कलर पैलेट मिलेगा। आप जो भी कलर सिलेक्ट करना चाहते हो उस कलर को सिलेक्ट कीजिए, एंटर कीजिए। सबमिट करते टाइम उसका कलर कोड सर्वर को सेंड हो जाएगा। तो ये हुआ कलर। आप इनको नेम दे सकते हो, नेम मंथ, और ये वाला जो था वो था हमारे लिए नेम कलर। फिर मेरे ख्याल से मैक्सिमम हो चुके हैं। तो जो अभी हमने स्क्रीन पे देखा था उसी फॉर्म को वहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग टाइप से डिज़ाइन कर दिया है जो ऐसे दिख रहा है। लेकिन ये एक बहुत ही रॉ फॉर्म है। इसे बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन करने के लिए हम लोगों को एक तो इस फॉर्म को टेबल के अंदर डालना पड़ेगा, या फिर मुझे CSS लिख के उसे अच्छे से डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर मैंने टेबल के अंदर लिखा था, तो ये जो टेक्स्ट लिख रहा है वो टेबल के अंदर है, और राइट साइड में उसके टाइप्स का UI है जो कैसे दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है टाइप टेक्स्ट हमने देखा जो टेक्स्ट बॉक्स देगा। अगर टाइप ईमेल लिखते हो तो टेक्स्ट बॉक्स ही आएगा, लेकिन सबमिट करते टाइम अगर उसमें गलत ईमेल आईडी डाला आपने तो वो मेंशन कर देगा कि एंटर वैलिड ईमेल आईडी। फिर आपने चेकबॉक्स देखा है, आपने रेडियो बटन्स देखे, आपने चूज फाइल वाला ऑप्शन देखा है, टाइप डेट देखा है, टाइप टाइम भी देखा है, टाइम कलर देखा है, और टाइम हमने मंथ भी देखा है। सो दीज आर द इनपुट टाइप्स यूज टू क्रिएट योर फॉर्म इन HTML, और उसका ब्यूटिफिकेशन हम CSS में कर सकते हैं। So the next and the last HTML tag जनरली वी यूज इज सिलेक्ट टैग। हमने ड्रॉप डाउन नहीं लिया है फॉर्म के अंदर, लेकिन मुझे ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना है। तो ड्रॉप डाउन एक मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है जो मल्टीपल ड्रॉप डाउन आपको डिस्प्ले कर देगा, और उनमें से आपको एक चॉइस सिलेक्ट करनी होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस देने होते हैं, और उस ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो डायरेक्टली हम इसका ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा जो फॉर्म था उसी फॉर्म के अंदर हम एक ड्रॉप डाउन देना चाहते हैं। तो एक BR टैग लिख के यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सिलेक्ट टैग।
सिलेक्ट स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग, और इस सिलेक्ट टैग के अंदर मुझे मल्टीपल ऑप्शंस देने हैं, तो आपको लिखना होता है ऑप्शन टैग स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग। तो पहला ऑप्शन मैं देना चाहूँगा ड्रॉप डाउन के अंदर, फॉर एग्जांपल इंडिया, आपको कंट्री के ऑप्शंस देने हैं बेसिकली। फिर मैं लिख रहा हूँ इंडिया के बाद यूएस सेकंड ऑप्शन। फिर एक ऑप्शन टैग के अंदर आपको लिखना होता है यूके। तो मैंने तीन टाइप दे दिए, देखो सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शन वन इंडिया, ऑप्शन टू यूएस, ऑप्शन थ्री यूके। हम इसे सेव करते हैं और आउटपुट को रीलोड करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे, तो मुझे एक ड्रॉप डाउन मिल गया और ड्रॉप डाउन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे तीन चॉइस मिल गई, इंडिया, यूएस और यूके, और बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया सिलेक्टेड है। क्यों? क्योंकि हमारा फर्स्ट चॉइस हमने लिखा था इंडिया। अगर मुझे यूएस बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रखना है, एक तो यूएस को पहले लिख दो या फिर ऑप्शन के अंदर एक एट्रीब्यूट डाल दो सिलेक्टेड, एट्रीब्यूट डायरेक्टली लिख देना है सिलेक्टेड। आप सेव कीजिए, आउटपुट को रीलोड कीजिए और चेक करो, बाय डिफ़ॉल्ट यूएस इज सिलेक्टेड वैल्यू। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर यूएस को पहले लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन बहुत बार हम लोग को ये सिलेक्टेड वैल्यू नहीं दिखानी, हमको यूज़र को सिर्फ दिखाना है ऑप्शन टैग के अंदर कि सिलेक्ट कंट्री। सेव कीजिए और आउटपुट को रीलोड करके देख लीजिए, यहाँ पे जो फर्स्ट टैग आपने लिखा था सिलेक्ट कंट्री आया है, और फिर उस पर क्लिक करने के बाद आपको बचे हुए कंट्रीज का नाम आ जा रहा है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कंट्री दिया है, ये तो फ्रंट जो यूज़र को दिख रहा है वो ये नाम्स दिख रहे हैं, इंडिया, यूएस और यूके। लेकिन मुझे जो डेटाबेस को वैल्यू सेंड करनी है वो उनके कंट्री कोड सेंड करनी है, मतलब मेरी डिस्प्ले वैल्यू अलग होगी और बैकएंड में प्रोसेस होने वाली वैल्यू अलग होगी। तो मेरी डिस्प्ले वैल्यू इंडिया है और कंट्री कोड मेरा 91 है, तो मुझे वो लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन के अंदर लिख देंगे वैल्यू इज इक्वल्स टू, एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं हम, वैल्यू इज इक्वल्स टू 91। मतलब जब भी कोई इंडिया सेलेक्ट करेगा तो उसे दिखेगा इंडिया, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू क्या सिलेक्ट करी होगी उसने, 91। सेम अगर हम यूएस का कंट्री कोड डालना चाहेंगे, वैल्यू मुझे पता नहीं है क्या है, तो मैं एक रैंडम वैल्यू डाल रहा हूँ, सपोज 11। एंड यूके का भी एक वैल्यू हम लोग लिख देंगे, वैल्यू इज इक्वल्स टू 22। तो हम इसे सेव करेंगे और आप फॉर्म को रीलोड करके देख लीजिए, तो यहाँ पे डिस्प्ले के लिए इंडिया, यूएस और यूके ही रहेगा, लेकिन जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो आपके लिए अलग अलग वैल्यू रहेगी। तो देखो हमने सारे फील्ड्स को नाम दिया था, तो सिलेक्ट इन तीनों में से एक ही वैल्यू सिलेक्ट होगी, इसीलिए ये जो सिलेक्ट टैग है इसे भी नाम देना पड़ेगा कंट्री। ओके, तो इसे हम सेव करेंगे और आउटपुट को रीलोड करके एक बार ये सारे फील्ड्स को फिल करके सबमिट कर देते हैं। देखो मैंने नाम में लिख दिया योगेश, मैंने यहाँ पे एस सेलेक्ट किया, इंग्लिश हिंदी दो वैल्यू सिलेक्ट कर दी, मैंने चूज फाइल के अंदर एक रैंडम कोई भी फाइल सिलेक्ट कर दी। फिर देखो मैंने test111.html फाइल सिलेक्ट कर दी, मैं अभी लिख रहा हूँ, सॉरी फाइल डिसलेक्ट हो गई थी। मैंने डेट, आज की डेट सिलेक्ट कर दी, मैंने अभी का टाइम सिलेक्ट कर दिया, फिर मैंने मंथ भी सिलेक्ट कर लिया, मैंने कलर भी सिलेक्ट कर लिया, एक कंट्री भी सिलेक्ट कर ली और फॉर्म को सबमिट किया। तो अभी जो भी डेटा मैंने सबमिट किया, अभी तक हम सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मैंने जो जो डेटा फिलअप किया था वो सारा डेटा मुझे यूआरएल में देखने को मिल जाएगा। देखो index.html, फुल नेम के अंदर मैंने योगेश लिखा था, ओपिनियन को लिए एस और नो लिखा था, तो यहाँ पे ऑन आ चुका है। उसके लिए हमें कुछ और चीज़ें लिखनी पड़ेगी। फिर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने लैंग्वेजेस के लिए भी तीन अलग अलग ऑप्शन दिए थे, मैंने वहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी, इसलिए यहाँ पे ऑन ऑन मिल रहा है आपको। फिर आप देख सकते हो मैंने जो फाइल सिलेक्ट की थी वो index.html थी, मैंने जो डेट सिलेक्ट करी वो आज की डेट थी,
टाइम जो सिलेक्ट किया था वो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जो मंथ सिलेक्ट किया था वो भी वहाँ पे आ रहा है 6, कलर जो सिलेक्ट किया था उसका कलर कोड आ चुका है, और कंट्री जो सिलेक्ट की थी उसका कंट्री कोड आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे एज अ वैल्यू लिखी थी 91। अगर मैं ये 91 नहीं लिखता तो डायरेक्टली वहाँ पे इंडिया डिस्प्ले हो जाता। So I hope that all of you have got an idea how the HTML tags has to be written. इसके बाद हम लोग देख सकते हैं div टैग, सेक्शन टैग और बहुत अलग अलग टाइप के टैग, लेकिन मैं वो आपको मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में विथ CSS एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सो बेस्ट ऑफ लक, प्रैक्टिस इज द की, एंड थैंक यू सो मच।